नमस्कार दोस्तों। इंडस नदी के साथ अपनी यात्रा जारी रखते हुए मैं इस नदी की शांत धाराओं को देखता हूँ, जो कभी मानव सभ्यता की एक सबसे उन्नत संस्कृति को जीवन देती थी। आज जब मेरी नाव इस शांत पानी पर तैर रही है, हम सिंधु घाटी सभ्यता के एक सबसे दिलचस्प पहलू की चर्चा करेंगे, इसका शासन तंत्र और सामाजिक संरचना। सिंधु घाटी सभ्यता न केवल अपनी नगर योजनाओं, व्यापार और तकनीकी उन्नति के लिए मशहूर थी, बल्कि यह अपने सुव्यवस्थित शासन और संरचित समाज के कारण भी फली फूली। उनके शासन तंत्र का क्या रूप था, उनका समाज कैसे संगठित था और लोग अपने इस जटिल और तेज तर्रार सभ्यता में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या भूमिका निभाते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता का शासन तंत्र पूरी तरह से रहस्यमय है, क्योंकि उनका लिपि अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, मगर पुरातात्विक प्रमाण हमें कुछ सुराग देते हैं। यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी दूसरी प्राचीन सभ्यताओं की तरह किसी केंद्रीय सत्ता या राजा के शासन के अधीन नहीं दिखती। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभ्यता ज़्यादा विकेंद्रीकृत थी, जहां संभवतः कई स्थानीय नेताओं ने मिलकर विभिन्न क्षेत्रों या नगरों का संचालन किया होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य नगर न केवल अपने नगर नियोजन के लिए जाने जाते थे, बल्कि वहाँ के जल निकासी, कुओं और सार्वजनिक स्नानगृह जैसी सुविधाओं से यह स्पष्ट है कि एक संगठित प्रशासन था जो इन सार्वजनिक कार्यों की देखरेख करता था। इससे यह संकेत मिलता है कि एक सुव्यवस्थित नौकरशाही या प्रशासनिक तंत्र था जो इन कार्यों का संचालन करता था। एक और ख़ास बात यह है कि हमें यहाँ किसी राजमहल या विशाल मकबरों के संकेत नहीं मिलते, जो इस बात का प्रमाण है कि शायद यहाँ समाज में किसी राजा या शासक का उतना महत्व नहीं था जितना दूसरी सभ्यताओं में। संभवतः यहाँ का शासन तंत्र सामूहिक रूप से चलता था, जहाँ समाज के लोग मिलकर निर्णय लेते थे, न कि किसी एक व्यक्ति या परिवार द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक संरचना भी उतनी ही दिलचस्प है। हालांकि उनके लिखित अभिलेखों की अनुपस्थिति के कारण यह कहना मुश्किल है कि उनका सामाजिक ढांचा कैसा था, लेकिन उपलब्ध प्रमाणों से हमें कुछ संकेत मिलते हैं। हर जगह एक जैसे मापदंड, निर्माण के समान पैमाने और समाज के लगभग सभी हिस्सों में एक तरह की समानता से यह प्रतीत होता है कि यह सभ्यता काफ़ी हद तक समरूप थी, जहां एक साझा आदर्श और परंपराएं थीं। हालांकि बड़े और छोटे घरों के बीच अंतर से यह पता चलता है कि समाज में कुछ वर्गों का भेदभाव था। बड़े घरों में रहने वाले लोग संभवतः धनी थे और उन्हें अधिक सुविधाएं मिलती थीं, जबकि साधारण घरों में आम लोग रहते होंगे। हालांकि समाज में धनी और गरीब का अंतर था, लेकिन यह समाज साफ सुथरा और सामूहिक कार्यों में विश्वास करने वाला प्रतीत होता है। सामूहिक कार्यों में भागीदारी यहाँ के समाज का एक प्रमुख हिस्सा थी, चाहे वह जल निकासी प्रणालियों का निर्माण हो या सार्वजनिक कुओं का रखरखाव। यह स्पष्ट है कि लोग सामूहिक रूप से काम करते थे ताकि उनके शहर समृद्ध और सुव्यवस्थित रहें। यह भावना दर्शाती है कि संभवतः यहाँ लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया थी, जहाँ समुदाय के हितों को प्राथमिकता दी जाती थी। व्यापार भी इस सभ्यता के शासन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के प्राचीन व्यापारिक केंद्रों में से एक थी, जो मेसोपोटामिया जैसी दूरस्थ भूमि के साथ व्यापार करती थी। इसके लिए एक उन्नत प्रशासनिक प्रणाली की आवश्यकता थी, जो वस्तुओं, संसाधनों और जानकारी के आदान प्रदान का प्रबंधन करती हो। माप और वजन के मानकीकरण के प्रमाण इस बात का संकेत देते हैं कि एक केंद्रीय अथवा सामूहिक तंत्र था जो व्यापार को नियंत्रित करता था और लेन देन में निष्पक्षता सुनिश्चित करता था। इस सभ्यता का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यहाँ शासन के लिए राजा या साम्राज्य की आवश्यकता नहीं थी। ये संभव है कि व्यापारियों और अन्य विशेषज्ञों ने शहरों के प्रबंधन और व्यापार के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाई हो। हालांकि हमारे पास इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि यहाँ कोई राजा या केंद्रीय शासक था, परंतु यह कहा जा सकता है कि शासन तंत्र ज़्यादा व्यावहारिक और सहयोगात्मक था, जहाँ समाज की समृद्धि और शांति सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का शासन तंत्र और सामाजिक संरचना हमें एक ऐसे समाज की झलक दिखाते हैं जो उस समय की सभ्यताओं में सबसे उन्नत था। यहाँ सामूहिक जिम्मेदारी, व्यापार और सहयोग पर जोर दिया गया, जिसने इस सभ्यता की सफलता और दीर्घायु का मार्ग प्रशस्त किया। जहाँ कई अन्य प्राचीन समाजों में शासक पूर्ण शक्ति रखते थे और समाज कड़े वर्गों में विभाजित था, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता एक समानता और व्यावहारिकता पर आधारित शासन तंत्र की ओर संकेत करती है। जैसे जैसे मेरी नाव नदी के साथ बहती जा रही है, मैं सोचता हूँ
कि कैसे इस प्राचीन सभ्यता के लोग इतने सफल और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण कर सके। सिंधु घाटी सभ्यता के पास शायद राजमहल या राजाओं का गौरव नहीं था, लेकिन उनके पास एक संगठित और सहयोगात्मक समाज था जिसने व्यापार, बुनियादी ढांचे और शासन में महान सफलताएं हासिल कीं। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कैसे जलवायु परिवर्तन ने इस महान सभ्यता को प्रभावित किया और उनके पतन का कारण बना। उनके अनुभवों से हम आज क्या सीख सकते हैं, यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।